हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन फेज में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो हमारी बात होने वाली है वो किस विषय पर होने वाली है। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो उस वीडियो के दौरान मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप मिडाविल हिस्ट्री का एक टॉपिक है मुगल वंश और मराठा, इसको कंप्लीट करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की डिमांड पर यह टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुगल वंश, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुगल थे कौन, मुगल आए कहाँ से, मुगल के पहले कौन था। तो अगर मुगल के पहले की बात की जाए तो मुगल के पहले था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का सबसे जो आखिरी राजा था वो था इब्राहिम लोधी, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा अब कि मुगल वंश का मतलब क्या है, मुगल का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मुगल का मतलब होता है मंगोल प्लस तुर्की जनजाति, मंगोल प्लस तुर्की जनजाति, है ना। अब जो मुगल थे तो मुगलों को लगता था कि जो हम मंगोल हैं, मंगोल वो कहीं ना कहीं चंगेज खा के वंश के, चंगेज खा, आप सही समझ पा रहे हैं, चंगेज खा भाई जिसने बहुत सारे नरसंहार किए, बहुत सारे लोगों को मारा है। और जो तुर्की था वो तैमूर शासक जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। तो जो मंगोल थे तो मंगोलों को लगा करता था, सॉरी जो मुगल थे, मुगल को लगा करता था कि हमको कोई कुछ भी बोले मगर मंगोल ना बोले। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अरे यार, हमको अगर कोई मंगोल बोलेगा तो हमको लगेगा कि ये तो उसी प्रजाति के लोग हैं या उसी वंश के लोग हैं जिसने खूब सारे नरसंहार किए हैं, तो ये भी ऐसे ही होंगे, राइट। मगर ऐसा था नहीं। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है तुर्की, तुर्की अर्थात तैमूर, ये अपने आप को तैमूर कहलाने में बड़ा अच्छा पसंद करते थे। इनको लगता था कि हमको सब लोग तैमूर ही बोले, कि तैमूर वंश के ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये तैमूर वंश वही है जिसने 1398 में दिल्ली में नियंत्रण किया था, दिल्ली में नियंत्रण किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल का मतलब क्या है और मुगल थे कौन। तो चलिए मुगल वंश के पहले राजा से शुरुआत करते हैं। मुगल वंश का पहला राजा रहता है बाबर, ठीक है। बाबर का पूरा नाम रहता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर का जन्म होता है फरगना में। कहाँ पे? फरगना में। और डेट रहती 14 फरवरी 1483। क्या डेट बताइए, आपको तुरंत याद हो गया होगा। उसके बाद उनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता जी का नाम था कुतलुग निगार खां। अब देखिए, उनकी जो माता थी खां, अर्थात ये चंगेज खां के वंश की, चंगेज खां, और उमर शेख मिर्जा अर्थात ये पिताजी के वंश के, मतलब माता चंगेज खां के वंश की हैं और पिताजी जो हैं वो तैमूर वंश के हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर ने कहा क्यों ना मैं कुछ हिस्सा अपनी माँ का भी उठा लूं, कुछ हिस्सा अपने पापा का भी उठा लूं और एक नए वंश की नींव डालूं। और उस नए वंश की नींव डाल दी उसने और नाम रख दिया चगताई वंश, राइट। फिर अब अकबर का सब काम अच्छा हो रहा था फरगना में, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, है ना। वहां पे अच्छा से वो रह भी रहा था, है ना, पढ़ाई भी कर रहा था। मगर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि जब बाबर 11 साल का था, महज 11 साल का, तो उनके पापा जी की डेथ हो गई, ठीक है। तो जब उनके पापा की डेथ हो गई, 11 साल का था वो, तो वो कुछ दिन तक तो फरगना में रहा और फरगना में उसने राजपाट संभाला। मगर उसको हमेशा डर बना रहता था कि जो हमारे खिलाफ ये कुछ जनजातियां हैं, उज्बेक जनजातियां हैं, ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। उज्बेक जनजाति, और यहाँ पे जो वंश पहले से बसा हुआ है सफवी वंश, वो कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करके ये हमारा वंश कहीं खत्म न कर दे। और वहाँ पे एक और वंश था उस्मानी वंश, तो उसको हमेशा इन तीनों लोगों से डर बना रहता था। तो जब ये उसको डर बना रहता था तो उसने एक डिसीजन लिया, फाइनली एक डिसीजन लिया। उसने कहा कि अब मैं एक काम करूंगा, मैं तो अब फरगना में रह नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहा तो ये तीनों लोग मेरा खेल कर देंगे, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो उसने 1503 में डिसाइड किया कि मैं अपने चाचा के यहाँ जाऊंगा, और चाचा का घर था उसके अफगानिस्तान में, काबुल पे, है ना। और काबुल पर जैसे ही आता है वो,
काबुल पर आता है तो उसने काबुल में आने के बाद तुरंत क्या करता है, काबुल पर अधिकार कर लेता है। कब? 1504 में 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और बादशाह की उपाधि भी धारण कर ली। तो पेपर में यहाँ से एक सवाल उभर कर आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? तो काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, अब उसके बाद धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता जाता है ना। बाबर यहाँ पे खुश रहता है, काबुल पर अच्छा काम करता है। ठीक, फिर 1504 से लगभग 14 साल बाद उसने 1519 में भारत पर पहली बार आक्रमण करता है। वो भारत पर 1519 में पहली बार आक्रमण करता है और वो क्षेत्र रहता गया बाजौर पर आक्रमण करता है। और ये आक्रमण जो रहता है वो यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध रहता, और इस लड़ाई में उसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया। तो यहाँ से एक सवाल निकल के आएगा कि बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग कब किया? तो पहली बार बारूद का प्रयोग किया बाजौर की लड़ाई में, और ये पहली लड़ाई थी कब? 1519 में। ठीक, आशा करता हूँ कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब तो ठीक है, चलिए, मगर भारत पर ही उसने आक्रमण क्यों किया? भारत पर आने की क्यों सोचा, है ना? जबकि उसका इतना अच्छा मतलब वेल मेंटेन्ड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसके रहने खाने या तो राजतंत्र चलाने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसने भारत पर आक्रमण करने की सोचा ही क्यों, है ना? तो उसने भारत पर आक्रमण करने की इसलिए सोचा, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, वो था काबुल में। कहाँ था? काबुल में। और काबुल में था, और दिल्ली सल्तनत में कौन बैठा है इस समय? दिल्ली में बैठा है इब्राहिम लोधी। अब आपको पता होगा कि इब्राहिम लोधी ने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए थे, है ना, किसानों के ऊपर। तो पंजाब का एक सूबेदार रहता है, पंजाब का सूबेदार रहता है, नाम रहता है उसका दौलत खां लोधी, दौलत खां, है ना। और इब्राहिम लोधी का चाचा रहता है, इब्राहिम लोधी का चाचा नाम क्या रहता है? आलम खां। ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, दौलत खां और आलम खां। दौलत खां और आलम खां मिल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, इस समय बाबर यार काबुल पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बाजौर में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक काम करते हैं, अपन दोनों लोग मिलके बुलाते हैं बाबर को, और बाबर को बोलते हैं कि तुम इब्राहिम लोधी को हरा दो। तो दोनों रेडी हो जाते हैं आपस में। दोनों रेडी होने के बाद बाबर को फाइनली कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई, बाबर भाई, ऐसी ऐसी बात है, इब्राहिम लोधी जो है हम लोग के साथ बड़ी दिक्कतें कर रहा है, तो एक काम करो, तुम यहाँ पे आओ और इस बंदे को हराओ। तो बाबर बोलता है, अबे मूर्ख समझे हो क्या? बोलते हैं क्यों? बोले तुम दोनों बुलाओगे तो मैं तुरंत चला आऊंगा, मान के चलो तुमने मुझे ही मार दिया तो बोलता हाँ यार, ये भी तुम सही बोल रहे हो। तो फाइनली दौलत खां और आलम खां तो थे ही, है ना। इन दोनों ने एक बंदे को और इसमें ऐड कर लिया, नाम था राणा सांगा। नाम सुना होगा आपने, है ना। अब राणा सांगा ने फिर फोन लगाया किसको? बाबर को, कि भाई साहब एक काम करिए, अब मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आप आ ही जाइए यहाँ पे। तो बाबर फाइनली सोचता है एक बार और उसने डिसाइड करता है कि चलना चाहिए। तो बाबर बोलता है इन तीनों से, दौलत खां से, आलम खां से और राणा सांगा से कि इब्राहिम लोधी को बोल दो कि पानीपत में आ जाएं, हम भी आ रहे हैं पानीपत, दोनों लोग लड़ाई कर लेते हैं मिलके। तो पानीपत पहुंचा इब्राहिम लोधी और पहली लड़ाई हुई पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई थी बाबर के बीच और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें बाबर जीत गया। आपको बता दूं कि इस युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर का जो युद्ध था, है ना, इस पर दोनों की बराबर पकड़ थी, मतलब 50-50 था, मतलब कोई भी जीत सकता था, है ना। मगर बाबर के पास क्या थे? 3 लोग अहम थे, जैसे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा। तो इसकी वजह से बाबर क्या हुआ? इसमें जीत गया। अब जीत तो गया, मगर यहाँ से एक सवाल आता है कि बाबर ने जो
जीत हासिल की भारत में आके, बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप विदेश में जाके अगर विदेशियों को ही हरा के आ रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। जैसे आप क्रिकेट से तुलना कर सकते हो कि अगर भारत गया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में ही धूल चटा के आ गए, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी बात है ये। ठीक, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसने युद्ध में क्या क्या प्रयोग किया जिसकी वजह से वो जीता। पहली चीज तो उसने प्रयोग की तुलगमा पद्धति। देखिए, तुलगमा पद्धति ये होती है कि जैसे मान के चलिए 2 टैंक है बड़े बड़े, है ना, 2 टैंक बड़े बड़े, है ना, उस एक टैंक को बीच में रख दिए, तो उसको बोलते हैं तुलगमा पद्धति। बाबर ने इसमें अपने 2 तोपचियों का इस्तेमाल किया, जैसे उस्ताद अली और मुस्तफा अली। यहाँ से एक सवाल आता है कि बाबर ने अपने 2 तोपची कौन से युद्ध में शामिल करे, तो कौन सा युद्ध था वो? पानीपत का युद्ध। और उसका कुशल नेतृत्व, वो खुद ही बहुत बड़ा एक राजा था, खुद ही बहुत बड़ा एक बड़ी डेंसिटी का व्यक्ति था, है ना। तो इस युद्ध को गुरु नानक देव ने खुद सामने देखा, है ना। और इस युद्ध को जीतने के बाद उसने कलंदर में, मतलब काबुल में क्या की, कलंदर की उपाधि ली उसने, और चांदी का सिक्का भी बांटा। कहाँ पे? काबुल में। जहाँ काबुल में इसलिए बांटा क्योंकि वो ये सोचता था कि मैं कहीं ना कहीं काबुल से उठ के आया हूँ, और जो भी आज मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, है ना, वो कहीं ना कहीं काबुल वालों की ही देन है। इसलिए उसने काबुल में ही सिक्के क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को, और कलंदर की उपाधि धारण करी। अब बाबर की जीत की वजह तो अपन जान गए हैं, मगर अपन को ये भी जानना पड़ेगा, हमको ये भी जानना पड़ेगा कि इब्राहिम लोदी हारा क्यों। इब्राहिम लोदी के हारने की वजह पहली तो यही थी कि उनके जो कजिन थे वो खुद ही उनको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो पहली चीज तो एकता का अभाव, दूसरा अकुशल सेनापति, और तीसरा अफगान सरदारों से दुश्मनी, है ना। इसकी वजह से ये जीत गया। मगर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि और सब तो ठीक है, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि तुलगमा पद्धति, है ना, और कुशल तोप सजाने की उस्मानी विधि, ये सारी की सारी चीजें बाबर ने कहाँ से सीखी, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जब बाबर को डर था, है ना, कि कहीं मेरे ऊपर आक्रमण न कर दिया जाए उस्मानी वंश के द्वारा, है ना, सफवी वंश के द्वारा, तो उसने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से जाऊंगा, और जाऊंगा कहाँ? अपने चाचा के यहाँ। मगर जाने से पहले उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने उसके जो दुश्मन थे, है ना, जो उज्बेक उसके दुश्मन थे, उज्बेकों से उसने एक चीज सीखी, तुलगुमा पद्धति, है ना, तुलगुमा पद्धति उसने सीख ली। ईरानी थे, ईरानियों से उसने बंदूक चलाना सीख लिया। ठीक, उसके बाद तुर्की थे, तुर्कियों से उसने घुड़सवारी करना सीख लिया। और मंगोल और अफगान थे, मंगोल प्लस अफगानी थे, उसने उनसे सीख लिया युद्ध में व्यू रचना। तो ये सारी की सारी चीजें सीख ली जो उसको पानीपत में काम आई। और मेरे हिसाब से अगर ये सारी की सारी चीजें वो सीखता भी नहीं तो आज भारत पे मुगल वंश का शासन भी नहीं स्थापित हो पाता। ठीक, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद होता ये है कि पहले युद्ध में लड़ाई हारता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम बाबर को बुलाता है कौन? राणा सांगा, है ना, कि राणा सांगा ही के कहने पे तो आता है वो कि राणा सांगा आप आइए और इस व्यक्ति को हराइए, है ना। मगर पानीपत की युद्ध के बाद पता चलता है बाबर को कि जो राणा सांगा है इसने मेरी मदद तो करी नहीं है। जब मैं लड़ाई करने गया था तो ये तो पीछे भाग गया। तो एक काम करो, दूसरा युद्ध किसके खिलाफ? इसके खिलाफ होगा, राणा सांगा के खिलाफ। तो दूसरी लड़ाई हुई कब? 15 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब इसमें होता यह है कि राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद खां और आलम खां रहते हैं। हसन खां मेवाती, महमूद खां और आलम खां और मेदिनी राय, ठीक ना। तो इतनी सारी सेना को देख के बाबर की सेना डर जाती, लगता है कि अब हमारा खेल खत्म होने वाला है, यहाँ से अब हम हार ही जाएंगे, है ना। मगर बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को यहाँ पे जिहाद का नारा दिया। कहा कि एक काम करते हैं, अपन पूरे गैर इस्लामिक व्यक्तियों को खत्म करेंगे, है ना। तो और इतना मोटिवेट कर दिया बाबर ने अपनी सेना को
कि उनकी सेना बोली कि अब हम कल लड़ाई नहीं करना, हमको आज ही लड़ाई करना, आज रात के रात लड़ाई करना। मगर बाबर ने समझाया कि नहीं, हम इस युद्ध को कल करेंगे, है ना। और अपनी सेना का ये नेतृत्व देखते हुए, है ना, उसने क्या किया कि सेना पर लगने वाले तमगा कर को खत्म कर दिया। अब तमगा कर खत्म कर दिया और उसने कहा कि आप लोग 3-4 महीने क्या करेंगे, वाइन अल्कोहल नहीं लेंगे, दारू बंद कर दी 4-5 महीने। ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी जो सेना हो वो मजबूत हो जाए और हम लड़ पाए, है ना। और उसने इस लड़ाई में विजय हासिल की और विजय हासिल करने के बाद उसने गाजी की उपाधि भी धारण करी। ठीक, तो पेपर में ये सवाल आता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने धारण कब की, तो आफ्टर खानवास बैटल, है ना, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, अब तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। ये युद्ध होता क्यों है? युद्ध इसलिए होता है क्योंकि जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो उसने नारा क्या दिया था, जिहाद का नारा, अर्थात गैर इस्लामी को खत्म करो। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब तो हिंदू हैं, राणा सांगा तो पहले ही हार गया है, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, तो बचा कौन, मोदिनी राय। तो अगला युद्ध किसके खिलाफ, मोदिनी राय के खिलाफ। और तीसरा युद्ध लड़ाई करने की वजह यह भी थी कि बाबर ये बोल रहा था कि जब मैं लड़ाई कर रहा था खानवा में तब तो तुम बड़े बीच में आ रहे थे, है ना, राजा कोई और था, लड़ने में किसी और से गया था, मगर फ्रंट में तो तुम आ रहे थे, तो तुम्हारे खेल होगा अब। तो मोदिनी राय के खिलाफ तीसरा युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। और बाबर इसमें मेदिनी राय जी को बहुत बुरी तरह से परास्त कर देता है। ठीक है, और मेदिनी राय जी का भी यहाँ से सब खत्म। उसके बाद चौथा युद्ध रहता है घाघरा का युद्ध होता है 5 अप्रैल 1529 को। इसमें क्या रहता है कि बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना रहती है और बाबर भी रहता है। इसमें बाबर विजयी हो जाता है, बाबर इजीली जीत जाता है। इसमें बलाई बहुत सारी सेना है ना। और दुनिया का पहला युद्ध था जो कि किस में लड़ा गया, पानी में लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाबर अपने काम राजपाट में रहा और काम करने लगा। तकरीबन उसने 6 से 7 महीने अच्छे काम किए और वो काम करता रहा। उसके बाद 26 दिसंबर को उसकी फाइनल अचानक से डेथ हो जाती है, अचानक से डेथ हो गई। 26 दिसंबर 1530 को उसकी डेथ हो गई और मरने के बाद उसको वहीं आगरा में ही दफना दिया गया। आगरा में कहाँ, आराम बाग में, आगरा में ही डेथ हुई है ना उसकी, आगरा में अब आराम बाग में दफना दिया गया। मगर बाबर, उसकी बुक थी बाबरनामा, तो बाबरनामा बुक पढ़ने के बाद पता चला कि उसने अपनी बुक में लिखा है कि मेरे को मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए, काबुल में। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे कौन कौन से मुगल वंश के राजा थे, मुगल वंश है ना, जिनको दफनाया गया है कहाँ, भारत के बाहर। आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने एक का नाम बता दिया है, 2 और हैं, राइट। चलिए मैं बता ही देता हूँ। पहला व्यक्ति था बाबर जिसको काबुल में दफनाया गया, दूसरा था जहांगीर जिसको दफनाया गया लाहौर में, और तीसरा था बहादुर शाह जफर जिसको रंगून में दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद बाबर के कुछ काम है। बाबर के काम ये है कि इसने अपनी किताब खुद लिखी है ना, लोगों की किताब कोई दूसरा लिखता है, इसने अपनी खुद ही लिख मारी। सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी नामक यंत्र बनवाया है ना, और आगरा में बाग बनवाया नूरे अफगान। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बाबर का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हुमायूं के विषय को अपन नेक्स्ट 2 to 4 डेज में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अगर समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आया होगा तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।